जिस देश को लगातार गुलामी मिली हो और उसका सब कुछ उस सोने की चिड़िया को मिट्टी की चिड़िया बना दिया गया हो, उसका सब कुछ अंग्रेजों ने औपनिवेशिक तंत्र से लूट लिया हो, और उसके तुरंत बाद जिसे सपेरों का देश, जादू टोने का देश, अकाल भूखमरी बेरोजगारी का देश कहा जाता है, वहां एक व्यक्तित्व ने विचार दिया कि हमें सशक्त भारत चाहिए और इसके लिए जरूरी है एटॉमिक प्रोग्राम की। और उस एटॉमिक प्रोग्राम को उस समय डॉक्टर भाभा ने 3 चरणों में रखा। कितने फ्यूचरिस्टिक थे वो, न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की भी बात करते थे। उन्होंने 3 चरणों के प्रोग्राम में सबसे पहले यूरेनियम आधारित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी, लेकिन उन्हें पता था कि भारत में यूरेनियम की कमी है, यूरेनियम ईंधन उतना नहीं है। अतः दूसरे चरण में उन्होंने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की नींव रखी कि जिसमें जितना यूरेनियम जलेगा उससे ज्यादा अपने आप पैदा हो जाएगा। और तीसरे चरण में जहां हम अभी हैं, थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र की स्थापना की बात की। और आप जानते हैं कि थोरियम से जिस दिन एनर्जी हम प्राप्त करने लगे तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा इस क्षेत्र में, क्योंकि थोरियम बहुतायत मात्रा में भारत में उपस्थित है। उस व्यक्तित्व को सलाम करने का अपने आप उसके सामने अपने सर को झुकाने का मन करेगा कि 1950 में बैठा हुआ व्यक्ति 2050 की बात सोच रहा है, 100 वर्ष आगे है। आज भी पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, हम थोरियम से अभी डायरेक्ट एनर्जी नहीं प्राप्त कर पा रहे, लेकिन हां एक्सपेरिमेंटल फेज में आ चुके हैं। साथ ही साथ भाभा ने केवल परमाणु को देखकर उसे ऊर्जा की ही बात नहीं की, बल्कि उसे अन्य कार्यक्रमों में लगाने की बात की। इसीलिए उनका ध्यान रिसर्च और अनुसंधान R&D में बहुत ज्यादा था। उन्होंने अप्सरा, साइरस, जर्लिना जैसे रिसर्च रिएक्टरों की स्थापना की बात की कि वहां लगातार शोध अनुसंधान होता रहे। और आप सब जानते हैं इन्हें जो जीरो एनर्जी रिएक्टर्स कहते हैं, इन R&D रिएक्टर्स को, वहां पर आइसोटोप्स से रेडियो एक्टिव जो बौछारें हैं उसके द्वारा न केवल एग्रीकल्चर में, स्वास्थ्य में, इंडस्ट्री में, इस कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है जो न्यूक्लियर आइसोटोप्स हैं। तो परमाणु का एक तरफ परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो स्पष्ट दिखता है, दूसरी तरफ गैर परमाणु ऊर्जा जो आर्थिक आयाम है, स्वास्थ्य के आयाम है, वहां पर भी इस्तेमाल होता है। और तीसरा, ये वो व्यक्ति है, जब मैंने कहा कि जब भारत को कमजोर समझा जाता था, भाभा उन व्यक्तित्वों में से हैं जो मानते थे कि सशक्त राष्ट्र ही अपनी पहचान बना पाता है। और इसीलिए वो चाहते थे कि भारत के पास परमाणु क्षमता हो। याद कीजिए वो दौर था शीत युद्ध का। अमेरिका ने तो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर क्षमता व्यक्त कर दी थी। उसके बाद सोवियत संघ ने भी यह क्षमता हासिल कर ली। उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और फिर चाइना बाद के दिनों में भी प्राप्त कर रहा था। तो डॉक्टर भाभा भी सहमत थे कि हमें यह शक्ति चाहिए। और सबसे बढ़कर 1965 में लंदन में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि अगर मुझे भारत सरकार की सहमति मिले तो केवल 18 महीनों के अंदर मैं परमाणु बम की क्षमता हासिल करा सकता हूं भारत को। यह गर्व था, यह जानकारी थी, और भारत को वो किस नजरिए से देखना चाहते थे, यह बात है डॉक्टर भाभा की। आज हम जिस देश में, जिस समय में रह रहे हैं 2025 में, याद रखिए आज जिस एपीजे कलाम साहब ने अपने विजन 2020 में न्यूक्लियर एनर्जी की क्षमताओं को बढ़ाने की बात की, इसकी नींव डॉक्टर भाभा ने ही रखी थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें, डॉक्टर भाभा केवल भारत ही नहीं, उनका हमेशा मानना था कि वैज्ञानिक किसी देश का होता ही नहीं। उसके द्वारा किए गए आविष्कार, उसके द्वारा किए गए शोध, ये पूरी मानवता के लिए होते हैं, अर्थात पूरी विश्व के लिए होते हैं। और इसी कारण से उनके कुछ रिसर्च जो हम सबको जानने चाहिए, कॉस्मिक रेन पे जो उन्होंने शोध किया, जिसे हम कैस्केडिंग के नाम से जानते हैं, भाभा ने हिटलर के साथ ये प्रयोग किया था। और भाभा हिटलर कैस्केडिंग एक्सपेरिमेंट
के द्वारा कॉस्मिक रेज के बारे में, रेन के बारे में उन्होंने जो बातें की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की सापेक्षिकता की बात की। और आपको आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में भाभा को परमाणु ऊर्जा के लिए नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा उनके इसी कैस्केडिंग एक्सपेरिमेंट और भाभा स्कैटरिंग, जो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रकीर्णन या स्कैटरिंग के लिए जाना जाता है। और कितनी इंपॉर्टेंट बात है, हमारी पीढ़ी को पता होना चाहिए, नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि भाभा 1951 से लेकर 1956 तक, केवल एक साल 1952 इस बीच में अपवाद है, नहीं तो 1951 और 1953 से 1956 तक लगातार फिजिक्स के नोबेल प्राइज के लिए नामांकित होते रहे। दुर्भाग्य जरूर है कि उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व, सोचिए कितनी बार उनका नामांकन किया गया, दुनिया ने उनकी खोज, उनके शोध को स्वीकारा। खैर, भाभा किसी प्राइज से, भारत की वो धरोहर है कि किसी नोबेल प्राइज से आगे हैं। इन सारे अध्ययन के बाद भाभा भारत की क्षमता को उजागर करना चाहते थे। पंडित नेहरू के सहयोग के साथ बहुत सारे हमारे शोध संस्थाओं की स्थापना हुई। टाटा के साथ मिलकर उन्होंने TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कराई, क्योंकि इस देश में आधारभूत रिसर्च के लिए शोध संस्थान का होना जरूरी था। 1947 की आजादी के बाद भारत जिस तरह साइंस के ट्रैक पर आगे बढ़ा, उसने शुरुआत में, ठीक है, सोवियत संघ उस समय था, सोवियत संघ से, कनाडा से, अमेरिका से, कई देशों से मदद ली होगी, लेकिन यह भी तय था कि हम फंडामेंटल रिसर्च की बात पर आगे बढ़े। और इसमें डॉक्टर भाभा जैसे नायकों ने बहुत एक तरह से उत्प्रेरक का काम किया। और बात केवल TIFR की नहीं, उसके अलावा हमारे यहां परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ, जिसके तहत हम अपने परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके। हमने इन्हीं भाभा की याद में, जो ट्राम्बे में हमारा रिसर्च सेंटर था, उसका नाम बार्क कर दिया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और भारत उन देशों में बना, उन देशों में शामिल हुआ जो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सदस्य बना। अब आता है दूसरा पक्ष। क्या वास्तव में भाभा ने जितनी इस देश के इमारत की नींव में काम किया, क्या हम उतना याद कर पाए? तो निसंदेह हमारी किताबों ने, हमारे जो भी हमारा पटल है सोशल मीडिया या मीडिया ने, उन्हें उतना महत्व नहीं दिया। और ऑब्वियसली हमारे किताबों के पन्नों में, हमारे इतिहास में उन्हें वो महत्व नहीं दिया जा सका। और सबसे बड़ी बात, 1966 एक ऐसा वर्ष है, 1966, जब भारत के दो महान व्यक्तित्व अचानक मौत के शिकार हो गए। इस महान वैज्ञानिक के साथ लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी इसी वर्ष हुई। और कितना दुखद है कि केवल 15 दिन के अंदर में एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, और थोड़े दिनों बाद 24 जनवरी को 1966 में होमी जहांगीर भाभा का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। यह बात अलग है, वो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मीटिंग में भाग लेने जा रहे थे वियना। उस समय भारत से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी वियना की। जब वो एयर 707, जिसका नाम कंचनजंगा था, विमान से जा रहे थे, माउंट ब्लैंक की पहाड़ियों से टकराकर वो प्लेन क्रैश होता है, और सारे 117 लोग जो उस प्लेन में थे, वो सब के सब मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। फ्रेंच कमीशन जो गठित हुआ इसकी जांच के लिए, वो तो कहता है यह एक दुर्घटना थी जिसमें जो एयर कंट्रोलर थे और पायलट के बीच कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन की कमी रही, और इस कारण से यह हादसा हो गया। लेकिन कई सारी बातें एक ऐसी चीजों को जोड़ती हैं जो लगता है कि कहीं साजिश तो नहीं थी, जैसा लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ लगता है। सबसे पहले 1965 में लंदन में जब भाभा ने कहा मैं 18 महीने के अंदर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बना सकता हूं, तो अमेरिका जैसे देश इस बात से जरूर नाराज हुए होंगे कि वो देश जो हम पे निर्भर होना चाहिए था, जो रशिया के करीब जाता दिख रहा है, आखिर वो इतना संपन्न कैसे हो सकता है। और कुछ ही दिनों बाद 2008 में
एक किताब पब्लिश होती है जिसका नाम है कन्वर्सेशंस विद क्राउली। डगलस नामक व्यक्ति ने क्राउली के साथ अपने लगातार हुए साक्षात्कार के आधार पर इस किताब को 2008 में पब्लिश किया। क्राउली, डेविड क्राउली, ये CIA का एक अधिकारी था और वो उस विभाग का जो योजना बनाती थी उसका सदस्य था जिसे कहते थे द डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट। और उसने कहा, उसने उल्लेख किया है अपनी बातों में और इस किताब में लिखा हुआ है कि CIA ने जानबूझकर एक तरह से इस प्लेन क्रैश को अंजाम दिया। मतलब यह एक्सीडेंट नहीं था, साजिशन डॉक्टर भाभा को मारा गया। और कुछ ऐसा ही क्राउली ने डगलस से बात करते वक्त हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी बताया। यह बात अलग है कि किसी निश्चित निर्णय पे नहीं जाया जा सका और इसे एक तरह से, खासकर डॉक्टर भाभा की मृत्यु को एक क्रैश, एक एक्सीडेंटल डेथ के रूप में स्वीकार लिया गया। लेकिन क्राउली की यह बात, कुछ दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, 1965 में परमाणु क्षमता की बात, शीत युद्ध के दौरान जो क्लैशेस थे यूएसएसआर और यूएसए के, उस बीच में जिस तरह शक्ति संतुलन, जो बैलेंस ऑफ पावर है और एशिया का जो बैलेंस ऑफ पावर है, अगर भारत ने बना लिया होता तो ऑब्वियसली वो बैलेंस ऑफ पावर भारत की ओर झुका होता। हमें सब पता है, आप सबको पता है कि चाइना ने उसकी बाद परमाणु क्षमता हासिल की, लेकिन अगर भारत पहले हासिल कर लेता तो जियोपॉलिटिक्स का संदर्भ संभवतः बदल गया होता और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए इस थ्योरी को, ये जो एक एंगल है, इसे नकारा नहीं जा सकता और बार बार ये फ्लोट होता है। लेकिन यह भी तय है कि बहुत ही पुष्ट प्रमाणों से इसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस एक्सीडेंट है, जो क्रैश है, उसको लेकर उंगलियां तो उठती ही हैं। क्या दुर्भाग्य है, 1945 में इसी तरह की एक घटना में हमने अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खो दिया और वैसे ही कुछ समय बाद, 20 साल बाद लगभग, हमने डॉक्टर भाभा को खो दिया। अगर ये घटनाएं नहीं होती तो संभवतः भारत का इतिहास और 2025 का भारत कुछ और अलग होता, कुछ और विशिष्ट होता। डॉक्टर भाभा की बायोग्राफी लिखने वाले लेखक ने बहुत स्पष्ट कहा है कि डॉक्टर भाभा एक ऐसा भारत चाहते थे जो शक्ति संपन्न हो और जो वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ विकसित होता हुआ आगे बढ़े, जिसे हम विकसित देशों की श्रेणी में जल्द से जल्द आगे बढ़ सकें। और डॉक्टर भाभा बहुत साफ कहते थे कि हर चीज को एक नई दिशा दी जा सकती है मृत्यु को छोड़कर। उस हर चीज को नई दिशा दी जा सकती है। यह प्रेरणा आज के युवकों को पता होनी चाहिए कि जिस दिन हम ठान लें कोई चीज रुकी नहीं है, अगर हम उसे नई दिशा, सकारात्मक दिशा देना चाहें और पूरे मनोभाव से लगें तो जरूर जाएंगे। इसलिए डॉक्टर भाभा को याद करते हुए हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए और उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करनी चाहिए।